आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारा जो अगला टॉपिक है वो बीजामृत के बारे में है। बीजामृत नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जो बीजों के लिए अमृत है। और अमृत वो चीज होती है जो किसी का जीवन काल बढ़ा दे, किसी भी क्षति से उसको बचाए। तो बीजामृत होता ही इसीलिए है ताकि हम आसानी से कोई भी बीज अगर हम कभी भी रोपाई के लिए करें तो उसमें से पेड़ आसानी से निकले, उसको किसी भी बैक्टीरियल डिजीज से, कोई भी जो जीवाणु होते हैं या फंगल डिजीज से, किसी फंगस से बचा सके। तो और बीजों में से जल्दी से चीजें निकल कर बाहर आ सकें। तो बीजामृत हम इसी तरह से समझेंगे। अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जो आपको जस्ट मेरे पीछे दिख रही हैं, एक बीज को हम किसी भी तरह से उपचार उसका किया जा रहा है। उपचार किस तरीके का कि उसमें किसी भी तरह की कोटिंग ऐसी ना रह जाए जिसकी वजह से उसमें पानी ना जा पाए और जिसकी वजह से वो अंकुरित ना हो पाए। और इन चीजों के लिए बीजामृत का इस्तेमाल होता है। तो एक एक करके छोटी छोटी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि बीजामृत क्यों इस्तेमाल करते हैं, बीजामृत को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होगा और उसके फायदे क्या क्या हैं, और इसका छिड़काव या इसको कैसे हम इस्तेमाल करें, ये सब चीजें हम इसमें देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कभी भी मान लीजिए धान की रुपाई है तो उसके लिए हम नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद भी वो पूरी तरह से अंकुरित नहीं हो पा रहा होता है। जो धान की बात कर रहे हैं या कभी कभी किसी सब्जियों की बात करें तो उसके जड़ों मतलब ठीक से जड़ नहीं आ पा रही होती। तो अब होता क्या है कि अगर हमने उसको बीजामृत से उपचार उसका कर दिया है तो फायदा ये हो जाएगा कि उसके अंदर जीवाणुओं का, जो अच्छे जीवाणु होते हैं, वो उसके आसपास इर्द गिर्द बाकी खराब चीजों से उसको बचाएंगे। जमीन के अंदर किसी तरह की एसिडिक नेचर है, जो अम्लीय जो मिट्टियां होती हैं, उन सब चीजों से भी पौधों को बचाता है ये बीजामृत से, अगर हमने पहले से उपचार कर दिया है। तो किसी भी तरह का कोई भूम जनित रोग है या बीज जनित रोग है, इन सब चीजों से बीजामृत हमें बचाएगा। लोग क्या करते हैं, धान की रोपाई कर दिया, बाद में पता चला कि उसमें से अच्छे से अंकुरण हो ही नहीं रहा है, तो बाद में अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत समय बाद जाकर वो जमीन भी खराब हो रही होती है और साथ साथ में हमें अलग से बहुत ज्यादा हमारा आय भी व्यय होता है, वेस्ट हो जाता है हमारा पैसा। तो ज्यादा अच्छा है कि हम अपने कुछ घरेलू उपाय से उससे ज्यादा बेहतर तरीके से अपने उर्वरक क्षमता को, जो जमीन की है, उसको बढ़ा सकते हैं। बीज आसानी से निकल रहे होंगे, उसमें से अच्छे पेड़ निकल रहे होंगे, पौधे निकल रहे होंगे, और उससे जो फाइनल हमारी आय है वो अच्छी बन रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सामग्री के बारे में बताना चाहता हूँ। ये तो आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो से कि बीजामृत में क्या करते हैं, किसी भी बीज को लेते हैं और कुछ हम बीजामृत बनाते हैं, उसके अंदर उसको डालकर थोड़ा सा उसके साथ में मिला देते हैं ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाए। उसको जैसे ही जमीन में हम लगाएंगे वो तुरंत ग्रो करना शुरू कर देगा, निकलना शुरू कर देगा और बड़ी बड़ी पत्तियां आ रही होंगी। तो ये सारी चीजें हम कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज हम सामग्री के बारे में समझेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से समझें तो क्लियर हो रही होंगी। बीजामृत हम बनाते कैसे, बहुत आराम से समझिएगा। बीजामृत बनाने के लिए हमको वो हर चीज चाहिए जो घरेलू हमारे पास उपलब्ध है। जैसे गाय का गोबर कितने मात्रा में है, क्या क्या चीजें हैं, फिर इसको कैसे मिलाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाय का गोबर लगभग 5 किलोग्राम आपको चाहिए होगा। यहाँ पर ये हर घर में उपलब्ध है। और दो चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है, मैंने गाय का गोबर लिखा है तो गाय का ही गोबर चाहिए होगा, लेकिन गाय दूध ना देती हो ऐसी गाय का गोबर। क्यों? क्योंकि होता है कि दूध बनाने में जितना भी उसका पोषक तत्व है वो चला जाता है, तो गोबर में पोषण कम रह जाएगा। तो जब आप इसमें बीज अपना मिला रहे होंगे तो उसमें पोषण कम आएगा। इसलिए दूध ना देने वाली गाय का ही गोबर चाहिए, या ऐसा हो कि जो बूढ़ी गाय हो, तो बूढ़ी गाय का पूरा जो पोषण है उसके गोबर में मिल रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पोषण के लिए आपको गाय का गोबर चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी जरूरी चीज आपको बताना चाहता हूं, गाय का गोबर जितना ज्यादा ताजा होगा, जितना ताजा होगा, उतना ही अच्छा है बीजामृत बनाने के लिए। तो ये एक सामग्री आप याद कर ले। दूसरी चीज हमें चाहिए गौमूत्र, जो गाय का मूत्र है, हमें वो चाहिए होगा। एक चीज याद कर लें, गौमूत्र क्यों हम मिलाएंगे, इन सामग्रियों का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गौमूत्र के अंदर एंटी फंगल एक प्रॉपर्टी होती है
ये फंगस को मार देता है। तो बीजों में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या फंगस लगने वाला हो, ये उसको रोकता है। इसका नेचर एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब अम्लीय। तो लगभग 5 लीटर हमें यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ लगभग 5 लीटर गौमूत्र की भी जरूरत पड़ेगी। अभी पहले इकट्ठा कर लें, फिर इसके एक साथ हम लोग समझेंगे। तो गाय का गोबर भी हो गया, गौमूत्र भी हो गया। तीसरी चीज, क्योंकि गाय का गोबर बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो कहीं वो बीज को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो हम उसमें थोड़ा सा अनबुझा चूना ले लेंगे। चूना जो आप जानते हैं, तो ये लगभग 50 ग्राम, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ही होता है, तो लगभग 50 ग्राम चूना ले लेंगे। उसको मिलाते हैं, अभी मैं मिलाना भी आपको बताऊंगा कि कैसे उसको मिलाकर फिर उससे सामग्री तैयार की जाएगी। तो लगभग 50 ग्राम चूना, ये आप नोट कर ले कॉपी के साथ में, है ना। और ये 50 ग्राम चूने के बाद आपको जो चाहिए 20 लीटर लगभग पानी चाहिए। एक बड़ा सा ड्रम ले लें जो घर में अवेलेबल होता है, कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो ड्रम मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इस तरह का ड्रम, और उसमें 20 लीटर लगभग पानी में ये सब कुछ बनेगा। तो 20 लीटर पानी हो गया आपके पास, गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, चूना हो गया 50 ग्राम थोड़ा सा। और सबसे जरूरी चीज आपको यहाँ पर जो याद रखनी है, थोड़ा सा उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, उसका पोषण बढ़ाने के लिए हम इसमें लगभग थोड़ा सा गेहूं भी मिलाते हैं। तो आपको थोड़ा सा गेहूं भी यहाँ पर इकट्ठा करके रखना होगा उसमें मिलाने के लिए। जो सबसे जरूरी चीज आपको बता रहा हूं, और हर एक का कारण है, चूना पत्थर क्यों मिलाया? चूना पत्थर इसलिए मिलाया क्योंकि गाय का जो मूत्र है, गौमूत्र है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसको बैलेंस करने के लिए हम चूना मिलाते हैं। ठीक है। उसी तरह से गोबर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो जो बीज है उसके बढ़ने में बहुत मददगार होती है। ठीक। अब साथ में एक और चीज मिलाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए होगी आपको, और सबसे ज्यादा उर्वरक मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? जहां ज्यादा पत्तियां होंगी वो गिरेंगी नीचे। तो आप ध्यान दें कि बरगद, पीपल, ऐसे पेड़ों के नीचे की मिट्टी अगर आपको मिल जाए तो वो भी आपको चाहिए होगा। तो ये मैंने सारी सामग्री आपको एक बार में यहां पर दिखा दी। ये सारी सामग्रियां आ गई। कौन कौन सी? आप जल ले लीजिए, 20 लीटर लगभग, उसमें 5 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए, है ना, उसको मिला दिया। साथ में उसमें गाय का जो गोबर है, वो पूरा मिलाना नहीं होता है वैसे तो, उसके ऊपर से पानी डालना होता है, गौमूत्र जो है, और गौमूत्र डालना होता है ताकि गोबर के अंदर का जितना भी पोषण है वो नीचे चला जाए। ठीक। साथ में उसमें गेहूं का बीज कुछ पीस के मिला दिया, जंगल की मिट्टी ले ली। जंगल की मिट्टी जो है या पेड़ के नीचे की मिट्टी है, उसमें बहुत ज्यादा, दोबारा से बोल रहा हूं, उर्वरक क्षमताएं होती हैं, क्योंकि पत्तियां गिरती रहती हैं, सड़ती रहती हैं, तो उसमें उर्वरक क्षमता होती है। और चूना थोड़ा सा मिला दिया ताकि उसका पीएच मेंटेन हो जाए। जब ये सारी चीजें हमने यहां पर मिला दी, तो आपको इसको 24 घंटे के लिए छाया में रख देना है और उसको थोड़ा सा सड़ने देना है। फायदा क्या होगा? उसके अंदर ही आपस में कुछ बैक्टीरिया के रिएक्शन हो जाएंगे, कुछ रासायनिक क्रियाएं हो जाएंगी, और उसकी पोषणता बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझ लें। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया बीजामृत। इसका उपचार कैसे करें? किसी भी बीज का उपचार और उसके क्या नुस्खे हैं, हम वो समझेंगे यहाँ पर। ये बन गया है आपके पास एक ड्राम में लगभग 20-25 लीटर का पूरा बीजामृत तैयार है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास धान है। अब वो जो धान है, आपको एक कड़ी सतह पर, जैसे फर्श है, उस पर पूरा फैला देना है। ठीक। और फायदा क्या होगा? अब मान लीजिए कड़ी सतह नहीं है, फर्श नहीं है, तो आप कुछ नहीं, जमीन पर पॉलिथीन बिछा लीजिए। ठीक। चद्दर नहीं, मतलब ऐसी सतह जिसमें जमीन में नीचे चीजें न चली जाएं, उसी पर रह जाएं। तो पॉलिथीन जमीन पर बिछा लीजिए, मिट्टी है अगर तो, नहीं तो कड़ी सतह फर्श पर इसको बिछा लीजिए और उस पर पूरा गेहूं फैला दीजिए। अब गेहूं आपने मान लीजिए ऐसे फैला दिया है, पूरी एक कड़ी सतह है, और यहां पर आपने छोटा 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 ऐसे गेहूं यहां पर फैला दिया। मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये आपने फैला दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मग से लेकर उसी बीजामृत को निकालिए और उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत हल्का हल्का। और ऐसा डाल दीजिए कि मान लीजिए, मतलब हमें क्या करना है, एक लेप लगा देना है हर बीज के ऊपर। मान लीजिए ये एक गेहूं है, तो इसके बाहर एक पूरी लेयर बन जाए, एक कोट बन जाए बीजामृत की, जिसमें बहुत सा पोषण तत्व है, बहुत से एंटी फंगल, फंगस को मारने वाले बहुत से केमिकल्स हैं, और ताकि जब भी वो जमीन में हम उसको रोपने के लिए जाएं तो बहुत जल्दी से वो उग जाए
और उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना लगे, कोई फंगस ना लगे और उसको पोषण पहले से मिला। और यही रीजन है, यही कारण है कि इसको हम बीजामृत कहते हैं, बीजों के लिए अमृत है ये। तो ये पोषण के नुस्खे हैं कि हमको क्या करना है, उसको उसके ऊपर जमीन पे बिछा देना है और उसके ऊपर बीजामृत डालकर उसको हाथ से ऐसे ऐसे हर एक बीज को ऐसे उठाइए और हाथ से ऐसे ऐसे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा वो, और उसको हाथ से ऐसे ऐसे मिला दीजिए ताकि हर बीज उससे एक बार उसका उपचार जरूर हो चुका हो। ये हमें करना है। और फिर जैसे ही वो पूरा आपका ये उपचार हो जाए, इसके ऊपर आपने जैसे ये गेहूं है या धान है, इसके ऊपर डाल दिया खूब ढेर सारा बीजामृत का पानी। अब इसको ढक दीजिए, किससे, एक चद्दर से ढक दीजिए 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे से ऊपर तक ढकने के बाद ये तैयार है जमीन में लगाने के लिए। इस तरह से होता है ये जो पूरा बीजोपचार जिसको कहते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके मदद से उसकी उर्वरक क्षमताएं बढ़ जाएंगी, वो जल्दी जल्दी वो बढ़ रहा होगा। तो वही चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दी। मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ रही। अब कोई भी रोग नहीं लग रहा, हालांकि मैं आपको नीमास्त्र जो है, जीवामृत, ऐसी बहुत सी चीजें मैं आपको कुछ बता चुका हूं, कुछ आगे भी बताऊंगा, लेकिन बीजों के लिए आपको ये उपचार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज याद रहेगी। एक सवाल आता है, देखिए ना, बहुत सी बीमारियों से बचाता है और बहुत आसानी से उग रहा होता है, ये हमको समझ में आ गया। ज्यादा से ज्यादा जो किसान भाई लोग हैं हमारे, बुआई से पहले बीजोपचार करते ही करते हैं। और अगर हम आप नहीं कर रहे हैं आज के समय में, तो जरूर कर लें। फायदा क्या होगा, इसमें कोई अलग से आपका व्यय नहीं हो रहा है ना, फायदा ये। दूसरा, इससे उसकी ग्रोथ, इसकी जो लंबाई है, पत्तियां बड़ी बड़ी आएंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो उसका जो फाइनल निकल कर आएगा, प्रोडक्ट बनकर आएगा, जो आपका फाइनल निकल कर आएगा, वो बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिशियल है। अंकुरण क्षमता बढ़ रही होगी, ये एक अच्छी चीज हो जाती है इसमें। तो बीजोपचार ज्यादा से ज्यादा हमेशा ही करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये आपको मैंने छोटी छोटी बातें बता दी। निर्माण विधि मैंने आपको एक पहले ही बता दी है। आपको लगभग 20 लीटर पानी लेना है, उसमें इस तरह से गौमूत्र मिला देना है, फिर गोबर, चूना और पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये तीनों चीजें आपको मिला देनी है। अच्छी तरह से मिला देना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और 24 घंटे तक छाया में रखना है, याद रख लें, 24 घंटे तक इसको छाया में रखना है। साथ में फिर लगभग जो 100 किलो जो बीज है ना, उसको आप यहाँ पर फर्श पर ऐसे ऐसे बिछा लें और उस पर बीजामृत का छिड़काव कर दीजिए। और फिर उसको हाथ से थोड़ा 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 अच्छी तरीके से मिला दीजिए और उस पर एक परत चढ़ जाए, पूरी की पूरी परत चढ़ जाए। ये पूरा तरीका है जो आपको याद रखना है। बीजामृत जब बना लेना आप एक ड्राम में, तो उसको एक बार अच्छे से मिलाएं जरूर। देखिए, मैंने आपको इसमें वीडियो में भी दिखाया रखा है। तो एक बार ऐसे इस तरह से मिलाने से क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से एक सब जगहों पर बराबर मात्रा में वो मिल जाएगा। तो पोषण गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उपयोग की बात मैं आपको आखिरी बता देता हूं कि इसका क्या असली उपयोग है। तो मैं 3-4 पॉइंट्स में इसको कवर करूंगा। उपयोग में सबसे अच्छी चीज, जब भी बुआई करनी है उसके 24 घंटे पहले ही ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि 5-10 दिन पहले कर लिया है। तो एक दिन पहले बीजामृत बनाएं और फिर उसके एक दिन बाद, मतलब एक दिन के लिए रखें, फिर उसको एक दिन के लिए पूरी तरह से रख दें ताकि वो जो बीज है उसका उपचार हो सके। और फिर उसको 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटे में उसकी बुआई करते हैं। बीजामृत छाया में जरूर सुखवाएं, है ना, छाया में ही सुखवाना है। धूप से कई बैक्टीरिया, बहुत से पोषण तत्व रह जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं धूप से, तो इसलिए छाया में सुखवाना चाहिए, है ना, इस तरह से। और सुबह बुआई कर दें, रात में सुखवा दें, सुबह बुआई कर दें। तो कुल मिला के आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपके जो बीज हैं उसमें बहुत से जो उसके लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं वो उसके साथ चिपक जाएंगे, बहुत से पोषण तत्व चिपक जाएंगे, और फायदा आखिरी में क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं आपको अगला टॉपिक समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। सबसे जरूरी चीज, मान लीजिए कोई सब्जी वाले फल हैं, मतलब सब्जी वाले जो पेड़ हैं, उनका उपचार कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए, ये आखिरी बात बता रहा हूं, मान लीजिए आपने कोई भी सब्जी वाला पेड़ ले लिया, तो उसका जो जड़ है ना, उसका बीजोपचार कर दीजिए आप। उसको बीजामृत में ऐसे डुबो लीजिए और फिर जाकर जमीन में लगा दीजिए। बस, तो उसका जमीन में जब लगाएंगे तो इसके साथ में खूब ढेर सारे अच्छे जो जीवाणु हैं वो चिपक जाएंगे।
जैसे नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है पेड़ की विकास के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि उसके साथ में बहुत से अच्छे बैक्टीरिया जुड़ जाएँगे, इसको बीजामृत में जब एक बार डुबा लेंगे। जैसे बीजों को तो हम हाथ से ऐसे-ऐसे मिला लेते हैं ताकि उसके ऊपर एक कोट बन जाए। जड़ों को भी एक बार डुबा लेंगे और फिर पेड़ लगाएँगे ना, तो पेड़ की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बीजामृत अच्छे से समझ में आया होगा और किसी भी तरह की दिक्कत हो, क्वेश्चन हो कि ये चीज़ कैसे हो रही है या इस पेड़ के लिए क्या कर रहे होंगे, वो सब कुछ मैं इस कोर्स में कवर करूँगा। लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने आस-पास की जगहों से ही इसको करके एक बार देखना है और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये सब कुछ चीज़ें करी कराई हैं, इसलिए इसको इसी मेथड को पूरी तरह से फॉलो करना है। कुछ-कुछ बदलाव हम ज़रूर कर सकते हैं, जैसे हम ड्रम की जगह कुछ और ले सकते हैं, अमाउंट थोड़ा-सा कम-ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें ज़रूरत कितनी है। लेकिन तरीका यही रहेगा और इसका आउटपुट भी यही रहेगा हमेशा। तो अभी के लिए धन्यवाद और अगले टॉपिक पे हम बहुत जल्द मिलेंगे।